नमस्कार। सभी नीट एस्पिरेंट्स का हमारे आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। आज का हमारा विषय है जीव विज्ञान का एक बहुत बहुत ज़रूरी चैप्टर, बायोमॉलिक्यूल्स यानी कि जैवअणु। हमारे पास है एनसीईआरटी के कुछ अंश और हमारा लक्ष्य है इनमें से वो खास बातें निकालना जो परीक्षा के लिए अहम है, और साथ ही ये समझना कि आखिर जीवन किन रसायनों से मिलकर बना है। हाँ जी, बिल्कुल। हम ये देखेंगे कि जो जीवित चीजें हैं और जो निर्जीव हैं उनकी रासायनिक बनावट में आखिर फर्क क्या है। और ये जानना भी काफी दिलचस्प है कि कार्बन और हाइड्रोजन जैसे तत्व हमारे शरीर में पृथ्वी की पपड़ी की तुलना में इतने ज्यादा क्यों पाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रासायनिक विश्लेषण की प्रक्रिया से। हाँ, ये पहला कदम हुआ है ना। कैसे पता लगाते हैं कि कोई जीवित ऊतक, मान लीजिए जैसे लिवर का टुकड़ा, वो किन चीजों से बना है। सोर्सेज में बताया है कि इसके दो तरीके हैं। एक तो है कार्बनिक यौगिकों के लिए और दूसरा अकार्बनिक तत्वों के लिए। सही कहा आपने। तो कार्बनिक यौगिकों के लिए क्या करते हैं? ऊतक को ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड Cl3CCOOH उसके साथ पीसते हैं और फिर उसे छान लेते हैं। इससे दो हिस्से मिलते हैं। एक होता है एसिड घुलनशील, मतलब जो छन गया, और दूसरा एसिड अघुलनशील, जो कि बच जाता है। अब ये जो घुलनशील हिस्सा है, इसमें हजारों छोटे छोटे अणु होते हैं जिन्हें हम कहते हैं बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल्स। और अकार्बनिक तत्वों के लिए तरीका थोड़ा अलग है। ऊतक को पहले सुखाते हैं, फिर पूरी तरह जला देते हैं। जो राख बचती है, जिसे ऐश कहते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। इसमें फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे तत्व मिलते हैं। अच्छा, तो एसिड घुलनशील हिस्से में ये छोटे अणु हो गए। पर यहाँ एक कंफ्यूजन आता है। लिपिड्स, जिनका अणुभार तो 800 डाल्टन से भी कम होता है, वो फिर एसिड अघुलनशील हिस्से में क्यों मिलते हैं? ये तो छोटे हैं ना। हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है और अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। इसका कारण ये है कि जब हम ऊतक को पीसते हैं तो कोशिका की झिल्ली टूट जाती है, और लिपिड, क्योंकि वो पानी में घुलते नहीं, अघुलनशील होते हैं, तो वो छोटी छोटी थैलियां, वेसिकल्स बना लेते हैं। और ये थैलियां फिर अघुलनशील वाले हिस्से में वो बड़े अणुओं के साथ ही फंस जाते हैं, इसलिए वो वहां मिलते हैं। ओह अच्छा, ये बात है, समझ गया। हाँ, अब अगर हम घुलनशील हिस्से के अणुओं की बात करें तो उनमें सबसे मुख्य है अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स, हाँ, प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स। इनकी क्या खासियत होती है? देखिए, हर अमीनो एसिड में एक बीच का कार्बन होता है, अल्फा कार्बन कहते हैं उसे। उससे एक अमीनो ग्रुप NH2, एक कार्बोक्सिल ग्रुप COOH, एक हाइड्रोजन और एक अलग R ग्रुप जुड़ा होता है। और इसी R ग्रुप के आधार पर ये करीब 20 तरह के होते हैं, कुछ अम्लीय, कुछ क्षारीय, कुछ उदासीन। अच्छा, यहाँ एक छोटा सा सवाल है नीट एस्पिरेंट्स के लिए। सोचिए, जो सबसे सरल अमीनो एसिड है ग्लाइसिन, उसमें R समूह क्या होता है? ग्लाइसिन, हाँ, उसमें R समूह हाइड्रोजन होता है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो अमीनो एसिड्स हो गए। इनके बाद घुलनशील हिस्से में और क्या मिलता है? फिर आते हैं लिपिड्स। ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से बने होते हैं। फैटी एसिड भी दो तरह के हो सकते हैं, संतृप्त या असंतृप्त। और ये फैटी एसिड जब ग्लिसरॉल से जुड़ते हैं तो मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड बनते हैं, जिन्हें हम आम भाषा में वसा और तेल कहते हैं। और एक खास तरह के लिपिड है फॉस्फोलिपिड्स, जैसे लेसिथिन, जो कोशिका झिल्ली का बहुत अहम हिस्सा है। और तीसरे मुख्य प्रकार के अणु हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड मतलब DNA और RNA वाले? हाँ, वही। इनमें एक नाइट्रोजन बेस होता है, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन, यूरेसिल। साथ में एक शुगर और एक फॉस्फेट ग्रुप, और यही जुड़कर DNA और RNA बनाते हैं। अच्छा, स्रोत में प्राथमिक और द्वितीयक मेटाबोलाइट्स का भी जिक्र है। प्राथमिक तो शायद वो हुए जो सीधे सीधे जीवन की प्रक्रियाओं से जुड़े हैं, जैसे अमीनो एसिड, शुगर वगैरह। पर ये द्वितीयक मेटाबोलाइट्स क्या चीजें, जैसे एल्कोलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, रबर, मसाले, एंटीबायोटिक्स, इनका क्या रोल है? हाँ, ये ज्यादातर पौधों, फंगस और माइक्रोब्स में मिलते हैं। इनकी सीधी भूमिका, डायरेक्ट रोल, शायद ग्रोथ या रिप्रोडक्शन में न हो, लेकिन ये जीवों के बचाव के लिए या परागण के लिए, कीटों को आकर्षित करने के लिए या दूसरे इकोलॉजिकल कामों के लिए बहुत जरूरी हो सकते हैं। और हाँ, इंसानों के लिए तो ये बहुत काम के हैं ही। दवाइयाँ, मसाले, रंग वगैरह इन्हीं से मिलते हैं।
दिलचस्प है। तो ये तो हुई छोटे अणुओं की बात। अब अगर हम एसिड अघुलनशील हिस्से की तरफ चलें, जहां बड़े अणु मिलते हैं, मतलब बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, तो वहां क्या क्या मिलता है? हाँ, तो एसिड अघुलनशील अंश में मुख्य रूप से 4 तरह के बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं: प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड। हालांकि लिपिड टेक्निकली माइक्रो है, पर मिलते इसी फ्रैक्शन में है जैसा हमने डिस्कस किया। अब लिपिड को छोड़ दें तो बाकी तीनों पॉलीमर है, मतलब छोटी इकाइयों से मिलकर बनी लंबी चेन। प्रोटीन किसके पॉलीमर है? अमीनो एसिड के, और क्योंकि अलग अलग अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो ये हेट्रोपॉलीमर कहलाते हैं। और प्रोटीन के काम तो अनगिनत हैं, है ना? बिल्कुल। ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं, जैसे GLUT4 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। एंजाइम के रूप में काम करते हैं, जैसे ट्रिप्सिन। हार्मोन होते हैं, जैसे इंसुलिन। शरीर को संरचना देते हैं, जैसे कोलेजन, जो जंतु जगत में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है। इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडी का काम करते हैं। और हाँ, रूबिस्को नाम का एंजाइम जो फोटोसिंथेसिस में काम आता है, वो पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है। वाह। और पॉलीसैकेराइड्स? पॉलीसैकेराइड्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, यानी शुगर्स की लंबी चेन। ये होमोपॉलीमर भी हो सकते हैं, जैसे सेल्यूलोज जो पौधों की कोशिका भित्ति बनाता है, स्टार्च और ग्लाइकोजन जो ऊर्जा स्टोर करते हैं, या फिर हेट्रोपॉलीमर भी, जैसे चिटिन। अच्छा, एक सवाल आता है, स्टार्च आयोडीन के साथ नीला रंग देता है पर सेल्यूलोज नहीं, ऐसा क्यों? इसका कारण उनकी संरचना में है। स्टार्च की जो चेन होती है वो कुंडलीदार, मतलब हेलिकल शेप में होती है, तो वो आयोडीन के अणुओं को अपने अंदर फंसा लेती है, जिससे नीला रंग आता है। सेलुलोज की संरचना सीधी होती है, उसमें आयोडीन फंस नहीं पाता। ओके। और फिर हैं न्यूक्लिक एसिड्स? हाँ, डीएनए और आरएनए, ये न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर हैं और इनका काम है आनुवंशिक सूचना को संभाल कर रखना और आगे बढ़ाना। अब प्रोटीन की बात करें तो उनकी संरचना के 4 लेवल बताए गए हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटर्नरी। इनका क्या मतलब है? देखिए, प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब है सिर्फ अमीनो एसिड का क्रम, मतलब कौन सा अमीनो एसिड किसके बाद जुड़ा है, वो सीधी चेन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में वो चेन स्थानीय रूप से मुड़ती है, फोल्ड होती है। 2 कॉमन शेप है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट। टर्शियरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन की पूरी 3D फोल्डिंग, मतलब वो पूरा अणु स्पेस में कैसा दिखता है, और यही 3D शेप उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है। और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर तब होता है जब एक प्रोटीन में एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन, मतलब सब यूनिट्स हों, जैसे हीमोग्लोबिन में उसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होती हैं। समझ गया। और यही संरचना हमें एंजाइमों की तरफ ले जाती है। लगभग सारे एंजाइम प्रोटीन ही होते हैं और ये जीवन की सारी रासायनिक क्रियाओं की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। ये करते कैसे हैं ये काम? हाँ, एंजाइम असल में बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं, उत्प्रेरक। उनमें एक खास जगह होती है जिसे कहते हैं एक्टिव साइट या सक्रिय स्थल। वो इस साइट पर सबस्ट्रेट अणु को पकड़ते हैं और उसे प्रोडक्ट में बदलने में मदद करते हैं। मदद कैसे करते हैं? वो उस रिएक्शन के लिए जरूरी एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रियण ऊर्जा को बहुत कम कर देते हैं। इससे रिएक्शन की स्पीड लाखों गुना बढ़ जाती है। जैसे एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, वो बहुत तेज काम करता है। कमाल है। और कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं? ऑप्टिमम तापमान पर सबसे अच्छा काम करता है। उससे ज्यादा या कम होने पर काम धीमा हो जाता है, और बहुत ज्यादा तापमान पर तो वो विकृत, मतलब डीनेचर हो जाता है। ऐसे ही पीएच का भी असर होता है। हर एंजाइम का अपना एक ऑप्टिमम पीएच होता है। सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन भी मायने रखती है। जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ाते हैं, रिएक्शन की स्पीड बढ़ती है, पर एक पॉइंट Vmax के बाद नहीं बढ़ती, क्योंकि एंजाइम की सारी एक्टिव साइट्स भर जाती हैं। और एक और जरूरी चीज है इनहिबिटर्स, यानी अवरोधक। इनहिबिटर्स वो कैसे काम करते हैं? खास तौर पर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स यानी प्रतिस्पर्धी अवरोधक बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। ये दिखने में सबस्ट्रेट जैसे ही होते हैं, तो ये एंजाइम की एक्टिव साइट के लिए सबस्ट्रेट से मुकाबला करते हैं। अगर इनहिबिटर जुड़ गया तो सबस्ट्रेट नहीं जुड़ पाएगा और रिएक्शन रुक जाएगा। इसका क्लासिक उदाहरण है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम का मेलोनेट द्वारा इनहिबिशन। अच्छा,
एंजाइमों को उनके काम के आधार पर क्लासिफाई भी किया गया है ना? हाँ बिल्कुल, 6 मुख्य क्लासेस में बांटा गया है। ऑक्सीडोरिडक्टेज जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कराते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ट्रांसफरेजेस जो एक ग्रुप को एक अणु से दूसरे पर ट्रांसफर करते हैं। हाइड्रोलेजेस जो पानी की मदद से बॉन्ड तोड़ते हैं। लाइजेस जो बॉन्ड तोड़ते हैं पर बिना पानी के या डबल बॉन्ड बनाते हैं। आइसोमरेजेस जो एक अणु को उसके आइसोमर में बदलते हैं। और लिगेजेस जो 2 अणुओं को जोड़ते हैं। और कई एंजाइमों को अपना काम करने के लिए एक नॉन प्रोटीन हिस्से की भी जरूरत पड़ती है, जिसे कोफैक्टर कहते हैं। ये कोफैक्टर प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है, जैसे हीमोग्लोबिन में हीम, या कोएंजाइम जो अक्सर विटामिन से बनते हैं, जैसे NAD, FAD, या फिर कोई मेटल आयन जैसे जिंक, मैग्नीशियम। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे साधारण निर्जीव तत्वों से इतने जटिल और विविध जैवाणु बनते हैं। और फिर ये अणु मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सब मिलकर एक अद्भुत तरीके से जीवन को संभव बनाते हैं। प्रोटीन की संरचना से लेकर एंजाइम की कमाल की कार्यक्षमता तक हर लेवल पर एक बारीकी और एक कुशलता दिखती है। हाँ बिल्कुल। और ये सोचना भी मतलब हैरत में डालता है कि कोशिकाएं कैसे इन हजारों अलग अलग अणुओं के बीच इतना सटीक संतुलन और तालमेल बनाए रखती हैं। अच्छा, जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। अगर एंजाइम्स इतने एफिशिएंट हैं, इतने कुशल हैं, तो कोशिकाएं हजारों अलग अलग तरह के एंजाइम क्यों बनाती हैं? क्यों नहीं कुछ ही एंजाइम हो जो मल्टीटास्किंग हो, कई सारे काम कर लें? इस पर जरूर सोचिएगा। और सभी नीट एस्पिरेंट्स को उनकी तैयारी और आने वाली परीक्षा के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। याद रखिए, हर कॉन्सेप्ट को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। बेस्ट ऑफ लक।